नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान के बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न में हम लोग वन लाइन फैक्ट पढ़ने वाले हैं। वन लाइन फैक्ट पढ़ेंगे जो कि संबंधित पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है सक्सेस पॉइंट बाय के सर के नाम से आपको मिलेगा, जो कि हर रोज साइंस और हिंदी साहित्य से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज और कक्षाएं निर्धारित समय पर कंटिन्यू हर रोज चल रही हैं। आइए देखते हैं आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट वन लाइन फैक्ट हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में आना तय है, और ऐसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में 100% एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आइए देखते हैं, बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे। और बायोलॉजी के हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बायो के पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जो जीवन काल होता है, मनुष्य का जो जीवन काल होता है उसमें 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। उसमें 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। और इसी के साथ अगला पॉइंट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में संबंध होता है। अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है मुख में प्रारंभ होती है। मनुष्य में जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वो मुख से प्रारंभ होती है। अगला है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया वो हार्वे ने किया। विलियम्स और हार्वे ने किया। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पेज मेकर का संबंध किससे है? तो पेज मेकर का जो संबंध है वो हृदय से है। हृदय से पेज मेकर का संबंध है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पेज मेकर का क्या कार्य है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेज मेकर का कार्य है। इसी के साथ आता है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो है वो भी हृदय से संबंधित है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं? तो धमनियां जो होती हैं, धमनियों की भित्तियों पर जो दबाव डलता है उसे रक्तदाब कहते हैं। किसके द्वारा दबाव डाला जाता है? धमनियों के द्वारा जिस डाला जाता है उसे रक्तदाब कहते हैं। इसी के साथ सोते समय रक्त का दाब क्या परिवर्तन होता है? तो स्वाभाविक है कि सोते समय रक्त का दाब घटता है। सोते समय रक्त का दाब घटता है। मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। स्पीड से चलेंगे हम लोग बिना देरी किए और स्पीड में ही हम लोग पढ़ेंगे। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत मात्रा में कितना भिन्न होता है? तो 80 से 80% के लगभग होता है। इसी के साथ आता है, रक्त में पाए जाने वाली धातु। तो रक्त में लोहा धातु पाई जाती हैं। रक्त में लोहा धातु पाई जाती हैं। इसी के साथ आता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। और इसी के साथ अगला है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व जो है छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला पॉइंट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में जो भोजन पचता है वो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो होती हैं वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती हैं।
लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती हैं। अगला पॉइंट है मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है, यानी कि जो मानव के आमाशय में जो अम्ल स्थित होता है उसका नाम पूछा है। तो मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अवशोषित अम्ल होता है जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो क्रेब्स चक्र जो है उसमें किसका संश्लेषण होता है, तो पायरुविक अम्ल का क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है। पायरुविक अम्ल का क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है। अगला है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में जो खून का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। इसी के साथ पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किसमें किसको बदलता है, तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है पाचन क्रिया में भोजन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पित्त किसके द्वारा पैदा किए जाते हैं। पित्त किसके द्वारा पैदा किए जाते हैं। तो पित्त जो होता है वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। इसी के साथ पित्त या बाइल जमा होते हैं तो पित्ताशय में जमा होते हैं, स्वाभाविक पित्ताशय में जमा होते हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है स्वस्थ मनुष्य जो होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप या सिस्टोलिक या डायसिस्टोलिक जो होता है वो क्या होता है 120 mm से 80 mm, 120/80 mm होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही मोस्ट पॉइंट है। इसी के साथ अगला पॉइंट है आपका कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो बढ़ जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। तो 2 अरब बार सामान्य जीवन काल में मनुष्य का जो हृदय होता है कितनी बार धड़कता है, यानी कि 2 अरब बार धड़कता है। इसी के साथ मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है। तो पंपिंग स्टेशन का कार्य मानव शरीर में हृदय का है, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन में होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। और इसी के साथ अगला पॉइंट है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स इसका जो पूरा नाम है रेड ब्लड सेल्स हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं का प्रमुख घटक है। इसी के साथ अगला आता है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य है, ऑक्सीजन ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य है। ये जो प्रश्न है ये इतने मोस्ट और इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि इनसे अलग कोई एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसी के साथ अगला पॉइंट है किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले लिया जाता है। तो लोहित कोशिकाओं की सहायता से ऑक्सीजन ले लिया जाता है। अगला पॉइंट है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो स्वाभाविक है कि मानव रुधिर प्रणाली में जब कोई बाहरी पदार्थ प्रविष्ट करता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है, यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं प्रतिरोधी का कार्य करती है, प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, तो वही प्रारंभ करेगी WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। इसी के साथ अगला पॉइंट है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं जो हैं RBC अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। अस्थि मज्जा बोन मैरो में
उत्पन्न होती हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, किसका आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी को किसका कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आईएमपी फैक्ट है। इसी के साथ है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। 120 दिन होता है लगभग। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो पचे हुए भोजन में जो विषैले पदार्थों का जो अंग है, कौन सा अंग चूषण करता है? यानी कि यकृत चूषण करता है। इसी के साथ बिना देरी किए स्पीड में हम लोग चल रहे हैं, तो स्पीड में चल रहे हैं तो अभी सभी लोगों ने जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अगला पॉइंट है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो ये डबल रिपीट हुआ है, अस्थि मज्जा में होता है। इसी के साथ आता है, लाल रुधिर कणिका का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो वो भी अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, उच्च उन्नताश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। मतलब उच्च उन्नताश में क्या होता है? आरबीसी की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसी के साथ अगला आता है, सफेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, प्रतिवृत्ति क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है पर होता है कहाँ पर है? तो प्रतिवृत्तिया का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो कशेरुक रज्जु में होता है। कशेरुक रज्जु में होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? तो स्वाभाविक यूरिया यकृत या लीवर में बनाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न है इतने मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम में एक प्रश्न भी अलग से नहीं जाएगा। इसी के साथ निवेदन करता हूँ कि अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अगला पॉइंट देखते हैं, बिना देरी के स्पीड में फुल स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। गुर्दे का कायांतरण यूनिट है, तो स्वाभाविक गुर्दे का कायांतरण यूनिट नेफ्रॉन है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मैक्सिडिमा होता है? तो अवट्टू जो ग्रंथि होती हैं उसमें मैक्सिडिमा होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, मानव शरीर का भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर में के अंदर जो खून होता है वो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। इसी के साथ अगला पॉइंट आता है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं। लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, मानव के रक्त कणों का व्यास होता है लगभग 0.07 mm होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अपहरण या बायोलिसिस जो का प्रयोग किसके द्वारा क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है अपहरण। इसी के द्वारा अगला पॉइंट है, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान में विनियंत्रण के लिए संवेदन महत्वपूर्ण होता है। शरीर के तापमान के विनियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला पॉइंट है, सामान्यतः निषेचन होता है। तो सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? तो गर्भाशय में निषेचन होता है। गर्भाशय में निषेचन होता है। अगला है, एम्ब्रियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है कि भ्रूण के लिंग का निर्धारण करता है कि क्या होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। भ्रूण के लिंग का निर्धारण करता है एम्ब्रियोसेंटोसिस तकनीकी के द्वारा। इसी के साथ अगला पॉइंट है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है। तो अधिवृक्क में रक्तचाप का नियंत्रण होता है। अधिवृक्क से ग्रंथि में रक्तचाप का नियंत्रण होता है। इसी के साथ अगला देखते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? यानी कि जीवन रक्षक हार्मोन पूछा जाता है तो एड्रिनल को ही जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि से होता है। इसी के साथ अगला आता है, मानव शरीर की
किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी होती है। इसके साथ अगला पॉइंट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांड के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। बीजांड के द्वारा। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। प्रश्न आता है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? तो TSH उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में तांबा होती है। तांबा धातु मायोग्लोबिन में होती है। और आज का लास्ट प्रश्न है, लास्ट पॉइंट है आज का, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 10 ml रक्त 5 ग्राम होती है। प्रति 10 ml रक्त 5 ग्राम होती है। ये रहे बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट। आज हमने बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं। फैक्ट जो पढ़े हैं वो फैक्ट पढ़े हमने बायोलॉजी से संबंधित। बायोलॉजी से संबंधित हमने बहुत महत्वपूर्ण और फैक्ट पढ़े हैं। आगे भी हम इसी तरीके से कंटिन्यू भाग 2 का लेकर आएंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसे प्रश्न जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इसी के साथ मैं सबसे फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। इतनी मेहनत के साथ, इतना लंबे समय के साथ हम कंटिन्यू वीडियो बनाते आ रहे हैं। सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले चैनल में, अगले लेक्चर में। जो चैनल का नाम है आप लोगों को बता दूं कि सक्सेस पॉइंट बाय के सर के नाम से जो चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें। और आपको प्रतिदिन हर रोज एक जो टॉपिक है, एक लेक्चर मिलेगा साइंस का, और एक लेक्चर मिलेगा आपको हिंदी साहित्य का। एक लेक्चर साइंस का और एक लेक्चर मिलेगा हिंदी साहित्य का, जो कि आने वाली प्रत्येक एग्जाम जैसे UGC नेट, खास करके साहित्य का जो मैटर रहेगा वो UGC नेट और MP टेट के लिए रहेगा। और साइंस का भी MP टेट ग्रेड 2 और अन्य प्रकार की जैसे MPPSC, SSC, MP पुलिस आदि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।